और किसको करना है? ओजस को? यस मैम, मेरे को भी कर। ओजस तुम्हारा ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। अच्छा, 1 मिनट, अभी तो मैं फोन से कर रहा हूँ। मैम 10 मिनट में कर देना, मैं लैपटॉप ऑन कर रहा था अभी। ठीक है, तुम जब आओगे मुझे बता देना, ठीक है? ओके मैम। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। एंड टुडे इज 9th of October, इज इट? Yes. अच्छा, 9th है, टुडे इज 9th। Yes, ma'am. अंकित, Yes, ma'am. ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, ठीक है। तो पिछली क्लास मैंने आपको जो पढ़ाया था पी ब्लॉक एलिमेंट्स के, ये बेसिकली ये स्टार्टिंग इनिशियल कंसेप्चुअल पोर्शन थोड़ा सा था कि वेरिएशन कैसे जाता है, गेन एंथैल्पी कैसे होता है, आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे वेरिएशन होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाया, हाइड्रोक्साइड का वेरिएशन पढ़ाया, आपके ऑक्साइड की भी वेरिएशन हमने पढ़े ग्रुप में और पीरियड में, और क्या क्या पढ़ा हमने? और हमने पढ़ा हाइड्राइड का, जो जिसका ट्रेंड थोड़ा सा अलग जा रहा था ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड से, उसके बारे में आपको मैंने कॉमन नॉलेज दिया था। आज थोड़ा सा कॉमन नॉलेज मुझे देना है एनोवेलस प्रॉपर्टी को लेके, इनट पेयर इफेक्ट को लेके देना है, और साथ में मुझे आपको पढ़ाना है कि कोवलेंट प्रॉपर्टी कैसे चेक करती है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो उसको लेके मुझे पढ़ाना है। थोड़ा सा बताने के बाद हम प्रॉपर फिर चले जाएंगे, ग्रुप जाएंगे, फिर ग्रुप 15 पढ़ना है, 16, 17 एंड 18 पे चलेंगे हम। तो छोटा सा मैं आज खाली पी ब्लॉक यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ओनली पी ब्लॉक। इट विल टेक ओनली 2 मिनट्स आई थिंक, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा इंक ले लेती हूँ। अच्छा, आपको मैंने प्रिंट आउट निकाल के रखने के लिए कहा था, आप में से कुछ बच्चों ने प्रिंट आउट निकाला है या नहीं निकाला है? बिल्कुल भी। आपको कहा था ना पी ब्लॉक एलिमेंट की प्रिंट आउट निकाल दो, निकाल दिया? हमने निकाल लिया। अपना अपने पास रख लिया, बहुत अच्छा, फिर मुझे पढ़ाने में बहुत आसानी हो जाएगी। मैं आपको कंसेप्चुअल पोर्शन पढ़ा पढ़ा के आगे बढ़ूंगी ना। ओके, so let me draw the P block only. I don't need to draw the S block, D block, F block की कोई जरूरत नहीं है, बहुत कम टाइम में हो जाएगा। Let me draw the portion ना। So just let me draw this P block, ताकि मुझे आपको एक्सप्लेन करने में बहुत इजी हो जाए। अन्य से लाइक नहीं तो बहुत टाइम लगता है ये, आपको बार बार आपको अपना नोट देखना पड़ेगा, टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो लेट मी ड्रॉ दिस। दिस इज द 13th group, this is the 14th, this is 15th, 16th, 17th, and last one is the 18th group. Okay, so let me write something here. मैं थोड़ा इसको भर लेती हूँ।
ठीक है, दिस मच अबाउट द पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब हम चलते हैं इसको थोड़ा सा हम लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। अब हम चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कॉमन में आते हैं, उसको पढ़ाने जा रही हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहला आपको, बाकी तो काफी सारे जो आपको पीरियड और ग्रुप वाला इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रॉपर्टी जो वेरिएशन वाला है मैंने आपको करा दिया था। आई होप आप सब ने उसे लिखा होगा। वो एक शॉर्ट नोट समझ लो जो आपने लास्ट क्लास लिखा था, उसमें हर एक वेरिएशन आपको मिल जाएगा। जब आप क्वेश्चन आंसर करने लगोगे तो आपको वो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, आज मैं आपको 2-3 पॉइंट सबसे पहले पढ़ाऊंगी, फिर हम चलेंगे ग्रुप 15 में चलेंगे। बाकी दोनों आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लास 11 में। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी, पिछली क्लास आपने जो भी पढ़ा है, डाउट नहीं है? मैम एक्सक्यूज मी, यस, मैम आप अलाउ कर दीजिए, रिकॉर्डिंग अब आ जाएगा। ओके ओके। गॉट इट ओजस? यस मैम, आ गया। ओके ओके, तो सबसे पहले मैं आपको आज बताऊंगी एनोमैलस प्रॉपर्टी। और वैसे आपको बता दूं तो ये सब आपने पढ़ा हुआ है, छोटा सा रिकॉल समझ लो। इस चैप्टर में ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कुछ बहुत कम इंपॉर्टेंट है, बता रही हूँ सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये हाईली कंसेप्चुअल चैप्टर है, ये वाला जो चैप्टर है। ठीक है, तो हर एक चीज को 11th के जो आपने पढ़ा था पीरियड क्लासिफिकेशंस को, उसको भी आप हल्के में नहीं ले सकते हो। उसी के अंदर से क्वेश्चंस आएगा और आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे अगर आपका कंसेप्ट उसमें क्लियर नहीं है तो। ओके, तो एनोमैलस प्रॉपर्टी में क्या होता है मैं समझा देती हूँ, अपने वर्ड से लिख देना इसे। Every second period element, ये मेरा सेकंड, मेरा फर्स्ट पीरियड है, दिस इज माय सेकंड, दिस इज माय थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और दिस इज माय सेवेंथ पीरियड। ओके, एंड यू नो थर्ड पीरियड से डी ब्लॉक का एंट्री स्टार्ट हो जाता है। थर्ड पीरियड से डी ब्लॉक का आना स्टार्ट होता है थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स। यहाँ पे डी ब्लॉक नहीं होता है, डी ब्लॉक आई मीन डी ऑर्बिटल, आई एम सॉरी, you can write it d orbital. डी ऑर्बिटल थर्ड पीरियड से ऑनवर्ड्स आना स्टार्ट करता है, सेकंड पीरियड में नहीं होता है। तो सेकंड पीरियड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो बाकियों से अलग बिहेवियर दिखाते हैं, स्लाइटली डिफरेंट बिहेवियर दिखाते हैं। दैट इज नोन एज एनोमैलस प्रॉपर्टी। दैट मींस बोरन जो है ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ये बाकियों से अलग बिहेवियर दिखाएगा। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम से उसका बिहेवियर डिफरेंट हो जाएगा। जो कार्बन है वो सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड से डिफरेंट बिहेवियर दिखाएगा। जो नाइट्रोजन है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ से अलग बिहेवियर दिखाएगा, एंड सो ऑन। ऑक्सीजन बाकियों से अलग बिहेवियर दिखाएगा, एंड फ्लोरीन जो है वो बाकियों से अलग बिहेवियर दिखाएगा। दिस इज नोन एज एनोमैलस प्रॉपर्टी। इसके कुछ रीजंस होते हैं। दैट मींस द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स show different behavior। मैं आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज ले सकते हो आप इसको, देन देयर ग्रुप एलिमेंट्स। जो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, स्लाइटली डिफरेंट आप बोल सकते हो, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंट है, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। डिफरेंट प्रॉपर्टीज, देन देयर ग्रुप एलिमेंट्स, एंड द रीजन आप थोड़ा सा पीछे से लिख दो। एंड आई होप मैं जब आपको लिखवाऊंगी तो आपको शायद सब कुछ याद भी आ जाएगा, रिकॉल हो जाएगा पूरा। रीजन में सबसे पहला है, आपको आइडिया है तो मुझे बता सकते हो। Small size. Small size. First one is small size. The second one is Of the orbital. high ionization enthalpy.
Absence of d orbital. एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, जैसे मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि थर्ड सेकंड में और फर्स्ट में डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। फर्स्ट में तो कुछ है ही नहीं, हाइड्रोजन और हीलियम जाते हैं, उनको हम अलग ग्रुप एलिमेंट्स के उसमें पढ़ते हैं। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। फोर्थ पॉइंट है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली इनका बाकियों से थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। हाई इलेक्ट्रो negativity. Okay, and the fifth one is high charge to radius ratio. अब बोल सकते हो हाई चार्ज टू रेडियस रेशियो आप ले सकते हो, रेशियो ले सकते हो आप। और बाकी अगर हम चले तो मैं आपको और एक बात बताती हूँ, इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है एक चीज, क्या है वो, इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, चार्ज टू रेडियस रेशियो से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है पॉइंट है पोलराइजिंग पावर बोलते हैं उसको। जिसका चार्ज टू रेडियस रेशियो ज्यादा हो जाता है उसका पोलराइजिंग पावर ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है। तो पोलराइजिंग पावर जो पॉइंट है वो इसी के साथ आ जाएगा। चार्ज टू रेडियस रेशियो मैंने बता दिया, इसका मतलब है पोलराइजिंग पावर हाई होता है पहले सेकंड पीरियड एलिमेंट्स का। ये पॉइंट आप दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो पोलराइजिंग पावर यहां से आ जाएगा आपका हाई पोलराइजिंग पावर। लिख लेते हैं, अगर आपको कहीं पे पॉइंट चाहिए तो आप उसे ले सकते हो। 6 पॉइंट है हाई पोलराइजिंग पावर। एंड 7 पॉइंट पे अगर हम चलें तो 7 पॉइंट अगर मैं कहूं तो बेसिकली यहां से आएगा एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल से क्या आ जाएगा कि सेकंड पीरियड एलिमेंट अपना कोवैलेंसी को 4 से ज्यादा नहीं लेते हैं। सेकंड पीरियड एलिमेंट जो होते हैं अपने उनका जो कोवैलेंसी होता है वो 4 से ज्यादा नहीं हो पाता है। क्या लिखोगे, कोवैलेंसी, पूरा राइट हियर। Beyond 4, okay, and the 7th 8th point मैं आपको बताती हूँ। देखो, the first one small size, high electronegativity, high gain enthalpy, absence of d orbital। ये 4 पॉइंट मेन है, ये 4 पॉइंट मेन है। आप हाई चार्ज टू रेडियस रेशियो भी ले सकते हो। ये 5 पॉइंट मेन है, ये 5 रीजनिंग पॉइंट है। बाकी पॉइंट बाकियों से उतर के आया है। ये 6th और 7th और 8th जो मैं लिखवाने जा रही हूँ यहीं से आ रहा है, इसी से ही बन रहा है। तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप जान लो कि ये सारे भी होते हैं सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में। क्या क्या होते हैं, हाई पोलराइजिंग पावर, कोवैलेंसी इनका 4 से ज्यादा हो नहीं सकता। एंड ये पी पाई डी पाई एंड डी पाई बॉन्डिंग नहीं दिखाते हैं। ये भी इनका एक यहाँ से उतर के आया, यहाँ से आया है सब कुछ। मेन रीजनिंग है ये 5 पॉइंट जो मैंने टिक करा हुआ है। बाकी आप इसके रीजनिंग में लिख सकते हो। अगर कहीं पे ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि हाँ दीज आर द पॉइंट्स। cannot form cannot form p pi d pi bonding, नहीं कर सकते हैं ये। so these are some reasons why the second period element they are different from the rest group elements। okay, अच्छा, तो इसे नोट डाउन कर लो। फिर हम चलेंगे एनोमलस प्रॉपर्टी के बाद मैं आपको लेके चलूंगी इनर पेयर इफेक्ट में चलते हैं। इनर पेयर इफेक्ट, अच्छा, डायगोनल रिलेशनशिप आपको आप समझ में आता है, व्हाट आर दैट? डायगोनल रिलेशनशिप क्या होते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करना मुझे। अंकित तुम मुझे बताओ बेटे, अंकित बताओ, अंकित सब कुछ पढ़ के आता है ना। अंकित बताओ मुझे डायगोनल रिलेशनशिप। मैम थोड़ा डाउट है। डाउट है थोड़ा सा, कौन बताएगा मुझे? व्हाट मैम आर मतलब थोड़ा अभी याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ हम रहा जो है। मेरे ख्याल से प्रॉपर्टीज जैसे मैग्नीशियम वगैरह डायगोनली दिखाते हैं सेम प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अगर हम लिखें इसे व्हाट डू मीन बाय डायगोनल रिलेशनशिप, ये वैसे तो 11th क्लास का है, बट मैं आपको बताती हूँ अगर बाई चांस ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ये नहीं है कि हमें आता नहीं है या हमने रिवाइज नहीं करा है।
every second period element, they resemble the third period element present diagonally. Every second period element they resemble the third period element present diagonally. मतलब सेकंड पीरियड एलिमेंट थर्ड पीरियड एलिमेंट को रिजेंबल करते हैं जो कि उनके डायगोनली प्रेजेंट है. इसका मतलब है एस ब्लॉक तो मैंने ड्रॉ करा नहीं है, यहीं से बता देती हूँ. बोरन जो है वो सिलिकॉन को थोड़ा रिजेंबल कर जाएगा, कार्बन जो है फास्फोरस को रिजेंबल करेगा. इस तरीके से दिस इज माय डायगोनल रिलेशनशिप. और ये और बेहतरीन दिखता है कहाँ पे, एस ब्लॉक के एलिमेंट अगर मैं साथ ले लेती तो. क्लियर है? तो लिथियम किसको रिजेंबल करने वाला है? लिथियम मैग्नीशियम को रिजेंबल करता है. बेरिलियम किसे रिजेंबल करने वाला है? बेरिलियम जो है वो एल्यूमिनियम को इस पर डायगोनली वो प्रेजेंट होगा, बेरिलियम यहाँ पे होगा तो वो रिजेंबल करेगा. तो दिस इज माय डायगोनल रिलेशनशिप. और डायगोनल रिलेशनशिप के लिए भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ रीजनिंग पॉइंट होते हैं. क्या क्या रीजन है उसके लिए? तो सेम यू कैन राइट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेम चार्ज टू रेडियस रेशियो एंड सेम पोलराइजिंग पावर. ये 4 पॉइंट आप लिख सकते हो. डायगोनल के लिए लिख सकते हो. क्या क्या लिखोगे? आपको आ जाएगा सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लगभग आता है सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सेम आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये भी लगभग आता है. और सेम चार्ज टू रेडियस रेशियो आता है हियर. एंड सेम पोलराइजिंग पावर आ जाएगा. दैट्स व्हाई द डायगोनली प्रेजेंट एलिमेंट्स जो है वो रिजेंबल करते हैं एक दूसरे को. ठीक है? तो डायगोनल में बता नहीं रही हूँ, लिखवा नहीं रही हूँ, इसी के अंदर आ जाएगा. ठीक है? ओके. वैसे डायगोनल के बारे में आपको ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ये 11th में आपको पूछा जाता था, तो यहाँ पे नहीं आएगा ज्यादा क्वेश्चन, जान लो सब. सो नाउ राइट इट डाउन. फिर मैं इसे इरेज करके आप आगे फिर इनर पेयर सब पढ़ेंगे. ये हो चुका है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. डन है? ओके. ओके ना, इनर पेयर इफेक्ट पे चलते हैं, क्योंकि इनर पेयर इफेक्ट आप ग्रुप 15 पढ़ो, इनर पेयर इफेक्ट का यूज है. आप ग्रुप 16 पढ़ोगी, उसमें भी इनर पेयर इफेक्ट का यूज हो जाएगा. आप 17 18 तो खैर नोबल गैसेस है, उसमें उसका कोई यूज ज्यादा दिखता नहीं है. वो दीज आर इनर गैसेस. इसका जो कैटेगरी में आपको 18 ग्रुप एलिमेंट में जो कुछ भी पढ़ेंगे थोड़ा डिफरेंट टाइप का उसकी पढ़ाई हो जाएगी. ठीक है? क्योंकि आपको पता है दे आर नॉट लाइक दैट कि वो कहीं पे कंपाउंड बनाते हैं, दे आर इनर्ट एक्चुअली. तो वो नहीं बनाएंगे कंपाउंड. तो इनकी जो ग्रुप है 18 ग्रुप में हमें कुछ डिफरेंट तरीके से उसकी पढ़ाई करनी है. तो बाकी 15 16 17 में इनर पेयर इफेक्ट यूज हो जाएगा. सो इनर पेयर इफेक्ट को समझाने के लिए मैं ग्रुप 15 को पकड़ लेती हूँ. ग्रुप 15 एलिमेंट को हम ले लेते हैं और हम आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज इनर पेयर इफेक्ट? आज इनर पेयर इफेक्ट का वैसे मतलब क्या होता है, इसको अगर हम डिफाइन करते हैं इनर पेयर इफेक्ट, तो क्या लिखोगे आप? द रिलक्टेंस ऑफ द outer s electrons, the reluctance of the outer s electrons from taking part in bond formation is known as inert pair effect. Okay, the reluctance of the outer s electrons, the reluctance का मतलब है डिनाई करना, बॉन्ड फॉर्मेशन से मना करना is reluctance. They deny to form bonding, they deny to form bonds with other elements. तो ये जो आउटर शेल के जो s इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिनाई कर देते हैं या रिलक्टेंस दिखाते हैं. क्या किसमें रिलक्टेंस दिखाते हैं, किसमें मना करते हैं? वो बॉन्ड फॉर्मेशन से रिलक्टेंस दिखाते हैं. From taking part in bond formation is known as inner pair effect. And
it increases due to increase in size. You can write here. Due to increase in size, that is on going down the group. Okay, it increases. ये जो reluctance दिखाने का जो phenomenon है, ये it increases due to increase in size. Size के बढ़ने के साथ साथ reluctance भी बढ़ जाती है. बाहर के s electrons bond formation करने में मना कर देते हैं. They deny to form the bonding with other elements. तो on going down, जब हम नीचे नीचे down में चलते हैं, तो reluctance जो है वो बढ़ जाती है s electrons की. ठीक है, इसको मैं आपको बता देती हूँ. और इससे होता क्या है, जो ऑक्सीडेशन नंबर है किसी भी ग्रुप एलिमेंट का, जो ऑक्सीडेशन नंबर है डाउन द ग्रुप, द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. एज ए रिजल्ट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एज ए रिजल्ट ऑन मूविंग डाउन द the stable oxidation state decreases usually by 2. 2 से घट जाता है नीचे जाते जाते. ठीक है, तो as a result on moving down the group the stable oxidation state decreases in each group. हर एक ग्रुप में यही हाल होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस यूजुअली बाय 2. ठीक है, अच्छा इसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि किस तरीके से बनेगा, कैसे बनेगा. नाम है. अब हम चलते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं. कौन सा एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ. देखो, मुझे बताओ बोरोन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है. ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बोरोन का? ऑक्सीडेशन नंबर +3 आता है ना. बोरोन का कितना जाता है? +3 जाता है. तो बोरोन का +3 है, बोरोन का +3 है. ग्रुप 13 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट जो होता है वो +3 में जाता है. और नीचे पहुंचते पहुंचते जब मैं इंडियम और थैलियम में पहुंच जाती हूँ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट के +1 हो जाता है. दैट मींस द ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय 2. मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगी. कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? यूजुअली कितना होता है? +4 हम लेते हैं. +4 वेरिएशन तो होता ही होता है, इन सबका वेरिएशन है. नाइट्रोजन जो है वो -3 से लेके +5 तक का दिखाता है. नाइट्रोजन जो है वो -3 से लेकर +5 तक दिखाता है. -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 सारे दिखाता है. तो ये आपको मैंने वैसे भी कहा है कि सेकंड पीरियड एलिमेंट जो होते हैं वो थोड़ा एनोमलस प्रॉपर्टी दिखाते हैं. ठीक है, वेरिएशन दिखाते हैं, बट नॉर्मली क्या कहेंगे हम, कार्बन का +4 है, नीचे आते आते गैस कन्वर्टेड टू +2 में पहुंच जाता है, डिक्रीज बाय 2. एंड दिस इज आल्सो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. दिस इज इनर्ट पेयर इफेक्ट और दिस इज द रिजल्ट ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. क्लियर है? अच्छा, नाइट्रोजन का एक्चुअल जो ऑक्सीडेशन स्टेट हम मानते हैं, कितना मानते हैं हम? +5. यस, ओके. अच्छा, ये नीचे जाते जाते आ जाता है +3 में आ जाता है. इसके ऊपर भरे पड़े हैं क्वेश्चन, इसी के ऊपर क्वेश्चन देते हैं. इनर्ट पेयर इफेक्ट इसका रीजनिंग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देना पड़ता है. सबका रीजनिंग वही इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता है, दूसरे तरीके से उसको रिप्रेजेंटेशन अलग तरीके से करना पड़ता है, बट जो मेन थीम होता है वही इनर्ट पेयर इफेक्ट से आता है. क्लियर है ना? अच्छा, हम चलते हैं. ऑक्सीजन का +6 से उतर के आएगा +4 में, और इसका +7 से उतर के आ जाएगा +5 में आ जाएगा. और सेम है कंसेप्ट, सबके लिए सेम कंसेप्ट आता है. अब मैं चले जाती हूँ, हम नाइट्रोजन में चले जाते हैं. अब आप मुझे बताओ, नाइट्रोजन का होता है 7, तो नाइट्रोजन का हम कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिखते हैं हम 1s2 2s2 2p3. दैट्स ऑल. ठीक है. अच्छा,
तो इसके आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है 5, 3 2 5। ये पूरे बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट्स व्हाई नाइट्रोजन का होता है +5 स्टेट, 5 इलेक्ट्रॉन +5 स्टेट। आउटर शेल के जितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के केस में आउटर शेल में 3 2 5 ये s इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करता है और 3 p इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो टोटल हो गया 5 इलेक्ट्रॉन, तो स्टेट बनता है +5 बनता है। नाइट्रोजन को मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, हम एग्जांपल जो ले रहे हैं मैं आपको बताती हूँ, जस्ट अ मिनट। मैं ग्रुप 15 का एग्जांपल दे रही हूँ आपको। चलते हैं आगे, चलते हैं देख लेते हैं। फास्फोरस का होता है 15, इसका अगर मैं लिखूं तो 1s2 2s2 2p3 3 सॉरी 2p6 3s2 3p3। इसके भी आउटर शेल के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, बिकॉज आउटर शेल में टोटल 3 + 2 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पांचों के पांचों बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +5। ठीक है, अब थोड़ा आर्सेनिक में चलते हैं। आर्सेनिक है मेरे पास, एंटीमोनी है और मेरे पास बिस्मथ है। यहाँ मैं आर्सेनिक में चलती हूँ तो आगे के ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी है आप लिख सकते हो पीरियोडिक टेबल से उठा के। आर्सेनिक कहाँ है मेरा? यहाँ पे है, तो इससे पहले आर्गन है तो मैं आर्गन का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा के लिख सकते हैं, हम थोड़ा बता सकते हैं, मुझे आर्सेनिक का थोड़ा आप भी कंफर्टेबल हो जाओगे। कोई पढ़ाई इंपॉर्टेंट बहुत या कोई कम इंपॉर्टेंट तो होता नहीं है। आप मुझे बताओ आर्सेनिक का क्या होता है? प्लीज टेल मी, जस्ट अ मिनट। आर्सेनिक का वैसे कितना एटॉमिक नंबर होता है और कैसे हम लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? काम करना, आगे काम करना। आउटर शेल क्या रहेगा बता दो मुझे। आप यहाँ पे कुछ भी ले लो, आप ले लो ये आर्गन से स्टार्ट होता है, आर्गन है, आर्गन के बाद कौन सा आ जाएगा मेरा? आर्गन है मेरा थर्ड है ना, तो आर्गन के बाद मेरा आ जाएगा 4s2 आ जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद क्या आएगा? आर्गन के बाद 4s2 आ जाएगा, 3d10 आई गेट, और 3d10 के बाद मुझे क्या मिलने वाला है? 3d10 के बाद आई गेट 4p3। तो आप इस 3d10 को, ये अंदर वाला होता है, आप इसको छोड़ दो। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको मैं थोड़ा इस तरीके से दिखाती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। 3d10 ये एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है, पहले 4s घटा है फिर 3d बनेगा फिर 4p बनेगा, ये कॉन्फ़िगरेशन है। बट मैं आपको बिकॉज़ आउटर शेल के बारे में बता रही हूँ, हम थोड़ा चेंज कर देते हैं स्लाइटली। 3d10 को मैं अंदर ले लेती हूँ, 3d10 बिकॉज़ ये इनर शेल है, 3d10 आ जाएगा, 4s2 आ जाएगा एंड 4p3 आ जाएगा। यस, दिस इज फॉर आर्सेनिक। आर्सेनिक में भी ये बीच का है, इसका थोड़ा कंडीशन खराब होता है ना, ये +5 में स्टेबल हो पाता है ना +3 में स्टेबल हो पाता है, तो इसका थोड़ा, इसको हम नहीं लेते हैं बिकॉज ये +5 मिल गया, ये +5 मिल गया, ये भी लगभग +5 दिखाता है, ये भी लगभग +5 दिखाता है। यहाँ पे भी ये पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन 2 + 3 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसका आ गया +5, इसका भी +5 आ गया। एंटीमोनी का हम कैसे लिखेंगे? एंटीमोनी का आप आगे का जो लिखना है वो लिख देना, कैसे लिखेंगे मुझे थोड़ा बताओगे? हम चलेंगे आर्गन के बाद फिर क्रिप्टन है, क्रिप्टन है फिर आएगा, ओके फर्स्ट मिनट। हाँ, क्रिप्टन के बाद हम चलेंगे 4d10 आ जाएगा मेरा यहाँ पे और 5s2 आ जाएगा 5p3। इज इट सो? ये कॉन्फ़िगरेशन बनने वाला है कि नहीं है? एंटीमोनी के लिए तो यही बनने वाला है। एंड लास्ट में मैं लिख देती हूँ, लास्ट में मेरा आ जाएगा बिस्मथ, वेयर इज इट? यहाँ पे है तो मुझे ज़ेनॉन पे जाना पड़ेगा, सो आई कैन राइट लाइक दिस। मैं यहाँ पे जब चलूंगी तो मुझे लिखना है 4f14 5d10 6s2 6p3। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? दिख रहा है नीचे वाला जो पोर्शन है? मैंने सबके कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हैं और सबके कॉन्फ़िगरेशन आप चेक करो, स्टार्टिंग फ्रॉम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का आउटर शेल 2s2 2p3, यस। फॉस्फोरस का आउटर शेल 3s2 3p6, आर्सेनिक का आउटर शेल 4s2 4p3, ओके। एंटीमोनी का 5s2 5p3 एंड बिस्मथ का 6s2 6p3, 2s2 2p3 3s2 3p3 4s2 4p3 5s2 5p3 6s2 6p3।
तो सबके बाहर 5-5 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए। चाहे तो सारे 5-5 इलेक्ट्रॉन को अपना यूज करके बॉन्ड बना सकते हैं, बट होता क्या है, नाइट्रोजन अपना पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन यूज कर लेता है, फॉस्फोरस भी पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन यूज करता है, दैट्स व्हाई +5 में जाता है। आर्सेनिक में जब आते हैं ये भी पांचों के पांचों को लगभग यूज कर लेता है, ये भी +5 है। जब हम एंटीमोनी और बिस्मथ में पहुंचते हैं तब ये जो s इलेक्ट्रॉन्स है ना 5s2 एंड 6s2 ये बॉन्ड फॉर्मेशन से डिनाई कर देते हैं। साइज बहुत बड़ा हो जाता है, साइज बड़ा होता है तो इनको अनपेयर करने के लिए खूब सारी एनर्जी चाहिए मुझे। 5s2 एंड 6s2 ये तो अभी पेयर में है, ऑर्बिटल के अंदर है, इसको अनपेयर करने के बाद ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, तो इनको अनपेयर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये रिलक्टेंस दिखाते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन से। तो बाकी आउटर शेल में एंटीमोनी और बिस्मथ में आउटर शेल में कितने बचे अभी मुझे बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन अभी लेफ्ट है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो सकते हैं? 3. Then 3. 3 इलेक्ट्रॉन। बिकॉज ये तो डिनाई कर दिया, ये भी डिनाई कर दिया, तो मेरे पास है 3 एंड 3। तो इसका जो स्टेट है ये +3 और +3 में है, बिकॉज इतना ध्यान रखो आप कि बाहर के जितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, दिस इज स्पेशली फॉर कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रही हूँ मैं। कोवलेंट बॉन्ड में ऐसा होता है, जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनका स्टेट उस तरीके से हो जाता है। 5 है +5 में जाएंगे मैक्सिमम, अगर 3 है तो 3 में जाएंगे, 2 है तो +2 में चले जाएंगे। क्लियर है? ओके, सो दैट्स व्हाई इनर पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +5 फिर से नीचे आके +3 में पहुंच जाता है, ठीक, +6 से जाके +4 में पहुंच जाता है। यहाँ पे भी बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिनाई कर देते हैं। सो दिस इज बेसिकली इनर पेयर, ठीक है। अब इस इनर पेयर इफेक्ट से एक क्वेश्चन कैसे आता है, इस तरह क्वेश्चन आता है, अगर आपने ये लिख दिया है तो इसे रब करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।